हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयशा। आज हम अध्ययन करेंगे अभिप्रेरणा के साधन और तकनीकों के संबंध में, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के कई साधन एवं तकनीकें हैं। उन सब तकनीकों एवं साधनों को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। उसमें है पहला वित्तीय तकनीक, फाइनेंशियल टेक्निक्स, एंड सेकंड है अवित्तीय तकनीकें, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वित्तीय तकनीकें, फाइनेंशियल टेक्निक्स। वित्तीय या वित्त मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है। इससे वह अपनी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ बना सकता है, अपना जीवन विलासितापूर्ण जी सकता है। अतः वित्तीय तकनीकें अभिप्रेरणा के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, या मोटिवेशन के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। वित्तीय टेक्निक या फाइनेंशियल टेक्निक्स, या हम इसे कहें तो फाइनेंशियल प्रलोभन भी कह सकते हैं, वित्तीय प्रलोभन भी कह सकते हैं। उच्च वेतन, बोनस, लाभ में हिस्सा, सीमांत लाभ आदि वित्तीय तकनीकों से कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अवित्तीय तकनीक, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। अवित्तीय अभिप्रेरणा की जो टेक्निक्स हैं उनमें पहला आता है सुरक्षा, सिक्योरिटी। कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करके भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। सेवा सुरक्षा का तात्पर्य उनको निरंतर कार्य उपलब्ध कराना है, या उन्हें कार्य से न हटाने की गारंटी देकर, या उन्हें कार्य में नियमित बनाए रखने की गारंटी देकर हम उन्हें सुरक्षित होने का एहसास करा सकते हैं। और ये प्रलोभन यदि किसी कर्मचारी को प्राप्त हो जाता है तो वह साइकोलॉजिकल सुरक्षित फील करता है और काम में अपना पूरा डिवोशन देता है। इस संबंध में हेनरी मूने ने 3 प्रकार की सुरक्षाओं का वर्णन किया है: रोजगार सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। सेवा आयोजक प्राय निम्न प्रकार से कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक तो है निरंतर कार्य उपलब्ध करके, सेकंड है विवेकीकरण के बाद भी कार्य पर लगाकर, और तीसरा है मंदी काल में सेवा में सुरक्षा की, या मंदी की स्थिति आने पर भी सेवा में बनाए रखने की गारंटी देकर। परंतु सुरक्षा जहाँ अभिप्रेरणा देती है वहाँ वह आदमी को लापरवाह भी बना देती है। इसलिए सुरक्षा देते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा इसी अवित्तीय तकनीकों के अंतर्गत दूसरा आता है कार्य परिवर्तन, जॉब रोटेशन। कोई भी व्यक्ति निरंतर लंबी अवधि तक एक ही प्रकार का कार्य करते हुए ऊब जाता है, जिसे कहते हैं बोर हो जाता है, और कार्य के प्रति अरुचिपन होती है। इसीलिए प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए उनका कार्य परिवर्तन करते हैं। कार्य परिवर्तन विधि में कर्मचारियों को एक उचित अवधि, जो अवधि दिनों में भी हो सकती है और महीनों में भी हो सकती है, व्यवस्थित तरीके से एक के बाद दूसरे कार्य पर लगाते हैं। इससे प्रत्येक कर्मचारी को विभिन्न कार्य करने का अवसर भी मिलता है और उसके अपने कार्य
के प्रति रुचि भी बनी रहती है। उदाहरण के लिए हम कहें तो एक कार निर्माता कंपनी में एक कर्मचारी को 1-2 महीने तक कारों के आगे की बम्पर फिट करने के कार्य में लगाया जाता है। उसके बाद उसे इस कार्य से हटाकर कारों की हेडलाइट लगाने के कार्य पर तथा बाद में उसे कारों में आगे के कांच लगाने के कार्य पर लगाया जाता है। इस प्रकार कुछ दिनों या महीनों के बाद उसका कार्य परिवर्तन होता रहता है और उसमें कार्य के प्रति अभिप्रेरणा बनी रहती है। तीसरा आता है कार्य विस्तार, जॉब एनलार्जमेंट। कार्य विस्तार विधि प्रत्येक कर्मचारी से एक ही समय में एक ही कार्य के बजाय आपस में संबंधित कई कार्य करवाने का सुझाव देती है। इससे उसे प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कार्य करने का अवसर मिलेगा और कार्य के प्रति रुचि और अभिप्रेरणा भी बनी रहेगी। इस संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि अनेक कार्य सौंपे जाने के उपरांत भी उसका कार्यभार एवं दायित्व उतना ही होता है जितना कि सामान्यतः होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक कार कंपनी में एक कर्मचारी को एक समय में केवल कारों में बम्पर लगाने का कार्य दिया जाता है। ऐसे में वह सदैव दिन भर एक ही कार्य करेगा, किंतु कार्य विस्तार करके उसे प्रतिदिन कारों में बम्पर, हेडलाइटें लगाने का कार्य भी सौंपा जाता है। इस प्रकार वह प्रतिदिन 3 कार्य करेगा। इससे उसमें कार्य के प्रति रुचि बनी रहेगी। इस संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि कार्य परिवर्तन एवं कार्य विस्तार दोनों भिन्न भिन्न विधियां हैं। कार्य परिवर्तन में प्रत्येक कर्मचारी एक समय में केवल एक ही कार्य करता है, जबकि कार्य विस्तार विधि में प्रत्येक कर्मचारी एक ही साथ एक से अधिक कार्य करता है। इस प्रकार पहली विधि में श्रम विभाजन के सिद्धांत का पूर्णतः पालन होता है, तो जबकि दूसरी विधि में अंशतः पालन होता है। 4th पॉइंट आता है हमारा कार्य संवर्धन या कार्य संपन्नता, जॉब एनरिचमेंट। कार्य संवर्धन का कार्य संपन्नता विधि के अंतर्गत कार्यों की लंबवत संरचना, जिसे हम कहेंगे वर्टिकल स्ट्रक्चर और डिजाइन की जाती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक कर्मचारी को अधिक अधिकार एवं दायित्व चुनौतियों को सौंपा जाता है। अधिक अधिकारों एवं दायित्वों या चुनौतियों से कर्मचारी को अधिक ज्ञानार्जन, अनुभव एवं विकास का अवसर मिलता है, जिससे अंततः उसका मान सम्मान एवं पारिश्रमिक बढ़ता है। ऐसा होने से कर्मचारी के लिए अधिक रुचिकर, प्रेरणादायी, लाभदायी हो जाता है। नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट, प्रशंसा, प्रेज। यह अभिप्रेरणा की एक महत्वपूर्ण विधि है। यह अहम की भावनाओं की संतुष्टि करता है। प्रशंसा करके किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता को बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि मतलब कहने का मतलब है कि उसकी प्रशंसा या हम प्रेज करके हम उसकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। अतः जब भी कोई कर्मचारी अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा अवश्य की जानी चाहिए। इसीलिए इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ता एवं साहसपूर्ण कार्य करे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे वे कार्य को पूर्ण रूप से मन लगाकर करें। अब है नेक्स्ट पॉइंट, अधिकार प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कई विद्वान यह मत
व्यक्त करते हैं कि अधिकार प्रत्यायोजन के द्वारा ही भी कर्मचारियों को अभिप्रेरणा दी जा सकती है। इसमें कर्मचारी अपने कार्य के वातावरण पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, प्रतियोगिताएं, कंपटीशन। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। प्रबंधक अपने अधीनस्थों में स्वस्थ प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में विजयी होने वाले को सम्मान दिया जा सकता है, जो उसकी अहम भावना को संतुष्ट करता है। कई बार इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। यह कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का बहुत ही अच्छा तरीका है या साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य संतुष्टि, हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन। संस्था के महत्वपूर्ण निर्णयों में तथा नीति निर्धारण में कर्मचारियों को हिस्सेदारी देकर भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा का यह तरीका आजकल बहुत ही अधिक प्रचलित है, जिससे एक कर्मचारी को उत्तरदायी तथा सृजनशील बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फेक्शन। कर्मचारियों में कार्य से संतुष्टि उत्पन्न करना प्रबंधकों का महत्वपूर्ण कार्य है। अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य अपने कार्यशील घंटों का 1/3 भाग कार्य पर ही गुजारता है। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि कार्य अधिक आकर्षक एवं रुचिकर बनाया जाए, जिससे कर्मचारी पूर्ण संतुष्टि से कार्य करें। नेक्स्ट पॉइंट है निष्पादन भावना, फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारियों में कार्य को पूरा करने की भावना का विकास करें। इसके लिए प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारियों को अधिक कार्य स्वतंत्रता प्रदान करें, उनको सूचनाएं उपलब्ध कराएं, उनको लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अवसर प्रदान करें, कार्य के महत्व को उनके सम्मुख स्पष्ट करें। ये सारी स्थितियाँ उन्हें अंतोगत्वा कार्य को अधिक अच्छी तरीके से करने के लिए प्रेरित करेगी। 11 पॉइंट है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ विद्वानों का ये मत भी है कि लोगों को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपकर भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। अधिक उत्तरदायित्व संस्था में कर्मचारी की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं, जिससे कर्मचारी को अभिप्रेरणा मिलती है। लास्ट 12 पॉइंट है हमारा सहयोग, कोऑपरेशन। संगठन में कई व्यक्ति होते हैं और उन व्यक्तियों में आपसी सहयोग हो तो वे सब व्यक्ति स्वतः अधिकाधिक कार्य के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार प्रबंधक का अपने कर्मचारी के प्रति सहयोगपूर्ण व्यवहार है तो कर्मचारी को निश्चित ही अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। यदि प्रबंधक का सहयोग नहीं है तो अधीनस्थ भी कार्य नहीं करेगा। मैं आशा करती हूँ आज का मेरा ये व्याख्यान आपको समझ में आया होगा और आप भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।